और हेलो गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हमने एक क्लास रखी है जिसमें हमने सेंट्रल प्लांट के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो सेंट्रल प्लांट का हमने एक पिक्चर बनाई है सेंट्रल प्लांट के बारे में। जो भी उसके साथ जुड़ी हुई एसेसरीज होती है, जैसे जो नॉर्मल सिस्टम होता है हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, उसमें हमें जो भी कंडेंसर होता है वो एयर कूल्ड होते हैं ज़्यादातर। तो एयर के थ्रू उससे उसकी कूलिंग होती है, और जो चिलिंग होती है वो डायरेक्टली एयर के थ्रू ही चिलिंग होती है। जबकि सेंट्रल प्लांट में हमारा सिस्टम बड़ा हो जाता है। बड़ा सिस्टम होने की वजह से अब हमें एक दूसरे सेकेंडरी मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, यानी सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा वाटर एज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है। और जो कंडेंसर हमारा हीट प्रोड्यूस करता है, उस हीट को रिमूव करने के लिए एटमॉस्फेयर में हमें एक सिस्टम एक साथ में अटैच करना पड़ता है, जिसमें कूलिंग टावर वगैरह रहता है। और वो पानी जो हमारा कंडेंसर का है, वो पानी हमारा कूलिंग टावर में जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो चिलिंग होती है हमारी एवेपोरेटर में, वो चिलिंग भी हमारी पानी के थ्रू हमारे रूम्स के पास एएचयू या एफसीयू लगे होते हैं उसमें जाती है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को, पॉइंट को उठाएंगे और इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो सबसे पहले इसमें हम रेफ्रिजरेशन साइकिल को क्लियर करते हैं कि हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल कहाँ पर है, कौन सी है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, जिस तरह से देख पा रहे हैं, ये आपका यहाँ से लेके ये जो इतना हिस्सा है, ये आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल का हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये आपका कंप्रेसर है। कंप्रेसर के बाद ये आपका कंप्रेसर के बाद यहाँ से रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होने के बाद सीधा कंडेंसर में जाता है, तो ये कंडेंसर हो गया। ये शेल एंड ट्यूब टाइप का कंडेंसर होता है, जिसमें ट्यूब के अंदर पानी रहता है, पानी का सर्कुलेशन होता है, और शेल के अंदर रेफ्रिजरेंट का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये रेफ्रिजरेंट यहाँ से कंडेंसर में जाता है, और कंडेंसर से आपका रेफ्रिजरेंट हीट को ट्रांसफर करता है। किस तरह से ट्रांसफर करता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से एक यहाँ पे पंप लगा हुआ है, पंप के साथ साथ ये आपका यहाँ पे ये एक कूलिंग टावर जुड़ा हुआ है इसके साथ में, पंप के साथ में ये कूलिंग टावर है। यहाँ से यहाँ तक इतना कूलिंग टावर कहलाता है। ये एक कूलिंग टावर इस टाइप का एक मशीन होती है, इस टाइप का एक इक्विपमेंट साथ में आ जाता है, जो हमारी हीट को, जो कंडेंसर से हीट प्रोड्यूस हो रही है और जो पानी उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट पानी में जा रही है, पानी हमारा यहाँ से सीधा कूलिंग टावर में जाता है। ठीक है, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये पानी का पाइपलाइन जा रही है यहाँ से हमारी इस कूलिंग टावर में। ये वाल्व हमने बटरफ्लाई वाल्व लगाया हुआ है। ये आपका यहाँ पे अलग अलग तरह के कूलिंग टावर्स होते हैं। तो यहाँ पे जिस टाइप का कूलिंग टावर है, तो उसमें आप देख पा रहे हैं ये नोजल्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ से आपका पानी स्प्रे होकर नीचे गिर रहा है इसके ऊपर। ये आपके फिल्स कहलाते हैं, पीवीसी फिल्स होते हैं ये आपके, जितना जो पैड नजर आ रहे हैं आपको, इस पे पानी जब गिरता है ऊपर से, तो ये यहाँ पे एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। और ये जो साइड में ये जगह है, ये जो नजर आ रही है, यहाँ पे आपकी जाली लगी होती है, खुला हुआ स्पेस होता है, या जाली लगी होती है एमएस की। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आपका फैन है, ये मोटर लगी हुई है, इसके ऊपर कैनोपी लगा दी है जिससे कि बारिश में खराब ना हो मोटर। तो यहाँ से आपका फैन इस एयर को सक करता है। तो वो एयर कहाँ से लेता है, ये एरिया, ये डायरेक्शन बनती है कि जो मैंने एरो से दिखाई हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ से पानी एयर यहाँ से सर्कुलेट होकर अंदर की तरफ जाती है, और अंदर से होती भी ऊपर होकर बाहर ऊपर निकलती है, इस तरह से जैसा आप डायरेक्शन देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ जब आपका ये एयर जब इसके थ्रू पास होती है, इसमें होल्स होते हैं फिल्स के अंदर, पीवीसी फिल्स के अंदर, और पानी जब इसके ऊपर से स्प्रे करता है, तो इस फिल्स के ऊपर पानी गिरता है। जब फिल्स के ऊपर पानी गिरेगा और ये आपका एयर इसके टच में आएगी, तो यहाँ पे एवेपोरेशन होता है इसके अंदर। इस एवेपोरेशन की वजह से हमारे पानी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है, हमारी हीट एटमॉस्फेयर में चली जाती है और पानी हमारा चिल्ड हो जाता है। ये पानी आपका जो यहाँ पे ये बेसिन कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक इसका, ये आपका मेकअप के लिए, वाटर मेकअप के लिए आपका पाइपलाइन आ रही है। जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितना पानी एवेपोरेट होता है, तो पानी थोड़ा सा भाप बन के हवा में उड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी की कमी भी पैदा होती है, पानी कम होता रहता है बीच बीच में। तो पानी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, तो पानी हमारा इस मेकअप लाइन के थ्रू इसमें ऐड होता रहता है। ये आपका फ्लोट बाल है, ये जितना पानी की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से पानी हमारा इसमें आता रहता है, और ये हमारा बेसिन पूरा फुल रहता है पानी से। ठीक है, ये ओवरफ्लो भी नहीं होना चाहिए पानी से। अगर ये ओवरफ्लो हो जाएगा तो क्या ड्रॉबैक आ जाएगा हमारे सामने, पानी अगर ओवरफ्लो होगा तो ठंडा पानी यहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा। ठंडा पानी निकलेगा तो जाहिर सी बात है हमारी कूलिंग वेस्ट होगी।
ठीक है। जो पानी ठंडा है वो वेस्ट होगा और उसमें नया पानी ऐड होगा ज़्यादा तादाद में, तो ये आपका गर्म पानी इसमें ऐड होगा, तो टेम्परेचर का इफेक्ट आ जाएगा। ये टेम्परेचर आपका सीधा प्लांट के ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो हमें इस चीज़ का एहतियात रखना है कि यहाँ पे हमारा जो भी ये फ्लोट वाल्व है जो हमने सेटिंग की हुई है वो हमारा एग्जैक्टली सही होना चाहिए, और ये आपका पानी यहाँ से ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये पानी ओवरफ्लो जितना नहीं होगा उतना ही ये अच्छी परफॉर्मेंस देगा आपका। कुछ कूलिंग टावर्स ऐसे होते हैं उसमें यहाँ पे नीचे से पॉइंट दिया होता है उसका, ड्रेन का पॉइंट यहाँ से होकर ये फिर पंप के थ्रू इसके कंडेंसर में जाता है। ठीक है। तो यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है। जो स्ट्रेट टाइप के यहाँ पे कनेक्शन कूलिंग टावर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर साइड में होता है, जो थोड़े से राउंड शेप होती है उसमें नीचे से होता है। तो इस तरह से ये कूलिंग टावर हो गया आपका। कूलिंग टावर में अब आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मैं समझता हूँ कि ये आपका फिल्स हो गए, पीवीसी फिल्स हो गए, आपके नोजल्स हो गए, आपका एग्जॉस्ट फैन हो गया, इसको फैन हो गया। कुछ कूलिंग टावर्स में पहले हुआ करते थे यहाँ पे स्प्रिंकलर फैन भी हुआ करते थे, वो अलग टाइप का सिस्टम होता था, लेकिन उसमें फैन होता था। वो फैन रोटेट करता था पानी के प्रेशर से, एक साइड में पानी निकलता रहता था और पानी इस तरह से आपका गिरता रहता था। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसको फ्लाइट मोड पे कर रहे हैं, तो डाल रखा है फ्लाइट मोड, कॉल आएगी तो कट जाएगा। ठीक है। तो जिस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया, ये हमारा कूलिंग टावर है। कूलिंग टावर में मैंने सारे इसके पार्ट्स अलग अलग आपको डिस्क्राइब किए, और जो इसका काम होता है वो मैंने इसको डिस्क्राइब किया। तो इसका मेन मकसद क्या है, कंडेंसर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है जो इसकी हीट को अंदर से एब्जॉर्ब करके लेके आ रहा है, तो वो कंडेंसर की हीट इस कूलिंग टावर की मदद से हम एटमोसफेयर में भेज देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पानी ठंडा हो जाता है और कंडेंसर हमारा इसको कंडेंस करने में मदद करता है, हमारे रेफ्रिजरेंट को कंडेंस कर सकता है यहाँ पे जब इसको कूलिंग मिलेगी तो। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब हमारे कंडेंसर का काम खत्म हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे यहाँ से अब आपका एक कंडेंसर है, कंडेंसर के बाद फिर आपका ये एक्सपेंशन डिवाइस आ जाता है यहाँ पे। एक्सपेंशन डिवाइस के बाद फिर आपका ये एवेपोरेटर आ जाता है। ठीक है। तो एवेपोरेटर भी आपके जो होते हैं वो शैलेंट ट्यूब टाइप के एवेपोरेटर मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। इसमें आपका ये होता है कि जो रेफ्रिजरेंट आपका सर्कुलेट करके यहाँ से आ रहा है, अब वो यहाँ पे कंडेंस हुआ रेफ्रिजरेंट, कंप्रेसर ने कंप्रेस करके रेफ्रिजरेंट को आगे भेजा, यहाँ पे वो कंडेंस हुआ कंडेंसर में, और कंडेंसर में कंडेंस होने के बाद फिर वो एक्सपेंशन डिवाइस से गुजरा। तो एक्सपेंशन डिवाइस ने उसके प्रेशर को रिड्यूस किया, जो कंप्रेसर ने प्रेशर बढ़ाया था वो एक्सपेंशन डिवाइस उसके प्रेशर को रिड्यूस करता है। अगर ये रिड्यूस ना करे तो कंप्रेसर फिर दोबारा से प्रेशर बढ़ा देगा तो लाइन फट जाएंगी, सक्सेसफुल नहीं रहेगा, हमारा सिस्टम फेलियर हो जाएगा। जो इधर प्रेशर बढ़ता है वो उतना प्रेशर यहाँ पे इसको घटा दिया जाता है एक्सपेंशन की मदद से। तो एक्सपेंशन यहाँ पे दो काम करता है, एक तो ये प्रेशर को रिड्यूस करता है, प्रेशर रिड्यूस इस तरह से करता है, इस प्रोसेस के थ्रू करता है कि आपका टेम्परेचर भी रिड्यूस होता है। ठीक है। ये प्रोसेस आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहलाता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, इसकी बहुत वैल्यू, इसके ऊपर ही पूरा एयर कंडीशनिंग सिस्टम बेस्ड होता है। अगर ऐसा ना हो, अगर प्रेशर के साथ अगर आपका टेम्परेचर रिड्यूस ना हो तो फिर हमारा सिस्टम फेलियर है। एक्चुअल में हमें चाहिए रिड्यूस टेम्परेचर, जो रेफ्रिजरेंट यहाँ पे एवेपोरेटर में आ रहा है उसका टेम्परेचर डाउन चाहिए, तभी तो ये हमारा हीट को एब्जॉर्ब करेगा पानी से। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोसेस हुआ एक्सपेंशन डिवाइस में, वो एक्सपेंशन डिवाइस का जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहलाता है, और एक्सपेंशन इसको एक्सपेंड करता है और इसकी मदद से प्रेशर को रिड्यूस करता है और टेम्परेचर को भी रिड्यूस करता है। ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आप रेफ्रिजरेंट आपका एवेपोरेटर में पहुंच जाता है। एवेपोरेटर में आपका रेफ्रिजरेंट जो होता है वो आपका ट्यूब्स के अंदर रहता है, ट्यूब्स के अंदर रेफ्रिजरेंट रहता है, तो और जो शेल होती है शेल में पानी भरा होता है। तो इस तरह से आपका रेफ्रिजरेंट, अब यहाँ पे जो कूलिंग होती है रेफ्रिजरेंट की, जो चिलिंग पोजीशन में होता है, वो चिलिंग अपनी जो पानी आ रहा है इसमें, जो पानी अब यहाँ से एक दूसरा सर्किट शुरू होता है। ठीक है। जिस तरह से आप ये सर्किट देख पा रहे हैं, ये वाला सर्किट। ठीक है। एक तो सर्किट ये एक अलग सेपरेट सर्किट हो गया, ये एक सेपरेट सर्किट हो गया जो कूलिंग सर्किट कहलाता है, चिलिंग सर्किट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एवेपोरेटर है, तो एवेपोरेटर की जो कूलिंग है वो अब डायरेक्टली रूम्स में या किसी भी बैंक्वेट हॉल है या कोई भी हॉल है, कोई भी स्पेस है जहाँ पे हमने एयर कंडीशन सिस्टम को की से कूलिंग करना है, वहाँ पे जो जा रहा है वो डायरेक्टली कैसे जाएगा,
एक मीडिया के थ्रू जाएगा। यहाँ पे जो पानी का एक क्लोज सर्किट हो जाता है, यहाँ पे एक क्लोज सर्किट, वो क्या करता है, ये आपका पंप हमने लगा दिया। ये छोटे यूनिट में एक पंप लगाते हैं, बड़े यूनिट होते हैं तो उसमें दो पंप का प्रोविजन किया जाता है, एक प्राइमरी पंप और एक सेकेंडरी पंप। एक पंप पीछे से सक करता है और एक पंप थोड़ा सा प्रेशर को बढ़ा के आगे फोर्स करता है, जिससे कि बड़ा एरिया होता है एक्चुअल में, बड़े होटल्स होते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़े स्पेसेस होते हैं, मॉल्स होते हैं, तो उसमें आपका पानी की लाइन भी बड़ी होती है, क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है पानी की, तो उस सभी को कंट्रोल करने के लिए दो पंप का इस्तेमाल किया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पंप्स। तो इसका काम क्या हो गया, ये आपका पंप जो होते हैं, पंप पूरे पीछे से पानी को सक करेंगे और आगे फिर दोबारा से चिल करने के बाद सीधा इस पानी को दोबारा से आगे सर्कुलेट करेंगे। जैसे मैंने जिस तरह से यहाँ पे आपको सिर्फ एक AHU को डिफाइन, एक AHU बनाया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे AHU, बहुत सारे AHU हो सकते हैं, एक हो सकता है, ज़्यादा हो सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होती है आपकी सेंटर प्लांट की, जितना बड़ा सेंटर प्लांट है उसके हिसाब से आपका AHU हो सकते हैं, कम या ज़्यादा है। FC हो सकते हैं, होटल है तो बहुत सारे FC हो सकते हैं, उसमें रूम्स के जितने भी FC होते हैं वो इसी से ही कनेक्टेड होते हैं, अगर वो आपके सेंटर प्लान बेस्ड सिस्टम है तो उसमें आपके जितने भी रूम के FCUs होते हैं वो 1 टन का हो सकता है, 1.5 टन का हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 टन के यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं रूम्स के अंदर, और वो सारे के सारे इसी पाइपलाइन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपकी पाइपलाइन पूरे एरिया में सर्कुलेट होती है और ये सर्कुलेशन का काम करते हैं पंप्स, प्राइमरी और सेकेंडरी मिलकर। तो यहाँ से आपका पूरे का पूरा पानी आपके सिस्टम में सर्कुलेट करता है, पूरे एरिया में, जो आपका कूलिंग एरिया है, जो आपका होटल है या मॉल है, उसमें पूरे में सर्कुलेट करता है और रिटर्न होकर फिर एवेपोरेटर में आ जाता है। तो ये जो इसकी कूलिंग है जो पानी के अंदर आ रही है वो डायरेक्टली फिर यहाँ से जाती है AHU में। अब AHU में आप देख पा रहे हैं जिस तरह से ये एक AHU मैंने सिंपली एक बनाया हुआ है AHU में क्या होता है कि ये कूलिंग कॉइल्स होती है, ये आपकी, इसको इस तरह से इसका शो करने के लिए यही इसका सिंबल होता है कूलिंग कॉइल का। तो यहाँ पे आपका ये कूलिंग कॉइल हो जाता है, कूलिंग कॉइल में पानी आपका चिल वाटर इस कूलिंग कॉइल के अंदर जाता है, सर्कुलेट करके बाहर आ जाता है। ठीक है, बाहर आके फिर ये आपका वापस चला जाता है आपका इवेपोरेटर में गर्म होने के बाद। तो ये इसके पीछे में डैम्पर लगा हुआ है। डैम्पर क्या करते हैं, हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से डैम्पर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तो ये डैम्पर होता है। उसके पीछे हमारे फिल्टर होते हैं, मैकेनिकल फिल्टर होते हैं। तो ये मैकेनिकल फिल्टर्स हमने लगा दिए यहाँ पे। तो इस तरह से आपका, और ये आपकी, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एक आपका फैन लगा हुआ है, ये आपका रिटर्न डक्ट वगैरह हमने डाली हुई है। रिटर्न डक्ट में फैन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों चीज़ है। डायरेक्टली करीब में ही होता है तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे आपका रिटर्न डक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे सपोज कीजिए आपका कोई बैंक्वेट हॉल है, बैंक्वेट हॉल के बराबर में आपने एक रूम सेलेक्ट कर लिया, उस रूम के अंदर आपने क्या काम किया, उस रूम में आपने एक AHU लगा दिया। अब वहां पे आपको इतना क्योंकि क्लोजनेस है उसके AHU के और उस कूलिंग एरिया के बीच में क्लोजनेस है, सिर्फ एक वॉल का फर्क है। तो उसमें क्या करते हैं कि ऊपर की जो सीलिंग होती है, फॉल सीलिंग के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम कवर कर देते हैं, बिल्कुल सील कर देते हैं। और वो एयर जो होती है, ग्रिल्स लगी होती हैं, रिटर्न की ग्रिल्स होती हैं, उसके थ्रू एयर हमारी उस ऊपर स्पेस में जाती है फॉल सीलिंग के ऊपर, और डायरेक्टली वो सक करके फिर AHU में पहुंच जाती है। हमें उसके लिए अलग से डक्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सपोज कीजिए दूरी ज्यादा है बीच में तो फिर हम डक्ट का प्रोविजन भी करते हैं उसमें। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर हम डक्ट के थ्रू लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एरिया को हम एक साथ ऊपर में सील नहीं कर सकते। ठीक है, क्लोज का एरिया, करीब का एरिया, तो हम उसको सील कर सकते हैं। तो ज़्यादातर कोई भी बैंकेट हॉल्स हैं, कोई भी इस टाइप के एरियाज हैं जो बिल्कुल क्लोज है, उसके बराबर में AHU लगा हुआ है, तो हम उसकी सीलिंग को क्लोज कर लेते हैं और रिटर्न एयर डायरेक्टली ग्रिल्स के थ्रू होकर, रिटर्न ग्रिल्स के थ्रू होकर वो सीधी उस एरिया में जाती है जहाँ पे AHU लगा हुआ है, वो सक कर रहा होता है। एक साइकिल बनती है, इसमें सक एयर चाहिए उसको, तो वो सक करता है एयर को और फिर उसके बाद दोबारा से कूल करके फिर दोबारा से आपका डक्ट के थ्रू वो आगे भेज देता है। ठीक है, तो ये आपका देख पा रहे हैं, ये आपकी सप्लाई डक्ट है। तो यहाँ से आपका ये ब्लोअर लगा हुआ है, ब्लोअर ने इसके एयर को जब सक किया तो ये पीछे से आपका या तो सीलिंग के ऊपर से या रिटर्न डक्ट के ऊपर से होके ये इसमें अंदर आती है और एक साइकिल बन जाती है आपकी इस तरह से। ठीक है, तो ये आपकी सप्लाई एयर फिर उस रूम में जाती है। रूम में जब जाती है तो अब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उस बैंकेट हॉल में उसको ऐसे ही छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे अब आपको थोड़ी सी चीजें और समझने की हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अब ये सप्लाई डक्ट है। अब ये सप्लाई डक्ट को यहाँ से जब हम आगे भेजेंगे तो अब यहाँ पे आपके
एक तो डैम्पर्स वगैरह का भी प्रोविज़न किया जाता है, फायर डैम्पर्स का भी प्रोविज़न किया जाता है। सपोज़ कि अगर आपकी कोई फायर होती है एरिया में, तो उसमें एयर और ना पहुँचे, ऑक्सीजन ना पहुँचे, ऑक्सीजन कट हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे फायर डैम्पर का भी अरेंजमेंट करते हैं। जैसा कंसल्टेंट ने डिज़ाइन किया हुआ है, तो ये फायर डैम्पर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। इसमें ऑटोमेटिक डैम्पर भी हो सकते हैं। ऑटोमेटिकली अगर आप एयर को बैलेंस करना चाह रहे हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डैम्पर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका ये यहाँ से डक्ट जब अंदर जाती है, फिर इसको ब्रांचेस निकाली जाती हैं, डिज़ाइन किया जाता है प्रॉपर तरीके से, और उस ब्रांचेस में फिर आपके सबसे पहले ऊपर में डैम्पर डाले जाते हैं, छोटे डैम्पर। उसके बाद उसमें डिफ्यूज़र्स लगाए जाते हैं, जैसी जैसी जगह के हिसाब होती है। या ग्रिल अगर लगा रहे हैं, सपोज़ कि बैंक्वेट हॉल है, तो ग्रिल साइड में दे देते हैं, तो ग्रिल के थ्रू उसको सप्लाई के प्लेनियम्स वगैरह जोड़ के उसको कनेक्ट कर देते हैं, ऐसा भी कर देते हैं। लेकिन उसके पीछे में डैम्पर ज़रूर लगाते हैं। डैम्पर लगाने का रीज़न ये है कि अगर सपोज़ कीजिए जो करीब की ग्रिल होगी या करीब का डिफ्यूज़र होगा, वो आपका ज़्यादा एयर वहाँ पे निकाल देगा, तो फिर एयर दूर के लिए नहीं बचेगी, वो एयर कम हो जाएगी, क्वांटिटी इसकी कम हो जाएगी। क्योंकि एचयू की एक क्वांटिटी होती है ना, जितना फ्लो वो भेज रहा है, वो उसकी एक लिमिट है। उसी हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं एचयूज़, जितनी उस जगह की रिक्वायरमेंट होती है, उसी फ्लो के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हम सबसे पहले डैम्पर्स को जब एचयू वगैरह जब हम लगा लेते हैं, जब कमीशनिंग का टाइम आता है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, उसके डैम्पर को हम उसके फ्लो चेक करके उसकी वेलोसिटी चेक करते हैं, उसकी हर डिफ्यूज़र के ऊपर वेलोसिटी के साथ उसको एरिया, जो जिस एरिया से हवा आ रही है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से वेलोसिटी को जब मल्टीप्लाई करेंगे उस एरिया से जिसमें से डिफ्यूज़र का जितना एरिया कवर हो रहा है, या ग्रिल जितने एरिया से हवा दे रही है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमारा फ्लो बन जाता है। तो वो CFM में कहलाता है, क्यूबिक फीट पर मिनट, ठीक है। तो उस क्यूबिक फीट पर मिनट के हिसाब से हम उसको जितनी जितनी डिज़ाइनिंग के हिसाब से जहाँ जहाँ पे एयर भेजनी होती है, उतनी ही एयर हम उसको वहाँ पे निकालते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा निकाल देंगे तो एयर आगे के लिए, आगे ग्रिल के लिए एयर नहीं बचेगी। तो इस तरह से हमारा कमीशनिंग के टाइम पे उसको करना बहुत ज़रूरी है। कमीशनिंग तभी कंप्लीट होती है जब हम उसको प्रॉपर तरीके से उसकी वेलोसिटी को चेक करके, उसके फ्लो को निकाल के तब उसके हिसाब से सेट करते हैं। तो ये हमारा पूरा सिस्टम इसका बन जाता है एएचयू का। तो एएचयू इस तरह से आपके सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है, एयर को भेजता है आपके जो भी। सपोज कि ये एएचयू है, ये आपका इधर बराबर में यहाँ पे ये एरिया है जितना ये नजर आ रहा है, ये एरिया सपोज कि ये कोई बैंक्वेट हॉल है, तो यहाँ पे भेजेगा डक्ट, फिर यहाँ पे डक्ट की ब्रांचेज निकलेंगी और यहाँ पे फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपके एएचयू से हमने एक बैंक्वेट हॉल को कनेक्ट कर दिया, कोई लॉबी है, लॉबी को कनेक्ट कर दिया, कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट को कनेक्ट कर दिया, कोई भी चीज़ है उस जगह को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज़, अब यहाँ से जो FCU बहुत सारे, सपोज कि कोई गेस्ट रूम, कोई होटल वगैरह है, व्हाट हैपेंड, कोई नहीं, हाँ, तो सॉरी। तो इस तरह से आपका, अब सपोज कीजिए जो ये AHU लगा है, इसी तरह से आपकी जो ये लाइन निकल रही है, ये जो लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस लाइनों के ऊपर हमारे FCU भी कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। उसकी ब्रांचेस निकाली जाती हैं, उसमें FCU कनेक्ट कर दिए जाते हैं। तो FCU के का भी इसी तरह से पानी का सर्कुलेशन रहता है, उसमें फैन कॉइल यूनिट बोलते हैं उसको। उसके अंदर आपका फैन होता है, ब्लोअर होता है, ब्लोअर के सामने उसकी कॉइल्स होती हैं, कॉइल्स में पानी सर्कुलेट करता है, और उसके पीछे फिल्टर लगा होता है। इस तरह से आपका वो रिटर्न एयर रूम से लेता है और रूम में ही उस एयर को सर्कुलेट कर देता है, ठीक है। इस तरह से हमारा FCU काम करता है। और FCU को फ्रेश एयर देने के लिए फ्रेश एयर AHUs लगाए जाते हैं, उनकी मदद से हम थोड़ी थोड़ी फ्रेश एयर रूम्स में भेजते हैं। तो वो हमारी फ्रेश एयर उसके एयर चेंजेस को मेंटेन करती है, उस एरिया के, रूम के एरिया के अकॉर्डिंग हम उसमें एयर चेंजेस मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इसमें एक तो FCU हो गए, AHUs हो गए, इस तरह से हमारा कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ पे एक कोई भी बैलेंसिंग वाल्व वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पे बैलेंसिंग वाल्व भी लगे होते हैं, जिससे कि पानी को डाइवर्ट करके, बाईपास करके भी वापस भेजा जाता है। उसके साथ फिर अलग अरेंजमेंट होता है। और यहाँ पे आपका कोई मोटराइज वाल्व लगा होता है उसके ऊपर, तो वो उस पानी को जब टेम्परेचर आ जाता है, तो उस पानी को वो यहाँ से ही बाईपास करके फिर वापस भेज देता है। तो इस तरह से हमारे टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे।
आज के टाइम में जो AHUs हैं, AHUs भी मॉडिफाई हो गए, AHUs के अंदर भी VFD मोटर्स आ गई, तो उसको भी हम वेरिएबल फ्लो के थ्रू भी इसको मेंटेन करते हैं, इसके टेम्परेचर को। तो 2-3 तरह से हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं इसके AHU की मदद से। ऐसे ही आपके जो FCU होते हैं, FCU में भी उसके सप्लाई और रिटर्न की जो लाइन होती है, उन दोनों के बीच में FCU के पास में एक मोटराइज वाल्व, हनीवेल या कोई भी किसी भी कंपनी के वाल्व्स आते हैं, वो मोटराइज वाल्व लगाए जाते हैं जो आपके डाइवर्ट कर सकते हैं, पानी के फ्लो को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो अंदर में पानी कम जाए या ज़्यादा जाए, उसको डाइवर्जन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आपका ये पूरा सिस्टम कवर हो जाता है। इसमें इस एयर कंडीशनिंग के सेंट्रल प्लांट को हमने कवर करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा, और इसको और अगले सेशन में फिर हम इसके आगे के और डिफाइन करेंगे और चीज़ों को। बाकी इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।